हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना पार्ट फर्स्ट के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर चल रहा था ऑप्टिक्स, उसमें डिफ्रैक्शन चल रहा था, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। उस फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में आज पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट। अब ये रेक्टेंगुलर स्लिट क्या होता है? आयताकार स्लिट होती है। जैसे ये आपका अवरोधक है, इस अवरोधक के बीच में ये छेद होगा, ये द्वारक होगा, तो ये हो गया आपकी आयताकार स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट। अब इस रेक्टेंगुलर के उस साइड मान लो सोर्स है, रेक्टेंगुलर के उस साइड सोर्स है, तो इस रेक्टेंगुलर स्लिट का ये द्वारक है। इस रेक्टेंगुलर स्लिट से यहाँ पर स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर अर्धावर्ती कटिबंध आएंगे। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लो, हेडिंग डालो, डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट, हेडिंग डालो, डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट। इसमें ये डायग्राम बनाओ। ये है आपका मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक नैरो लाइट सोर्स एस। ये है आपकी रेक्टेंगुलर स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट। यह है आपकी स्क्रीन, यह है आपकी स्क्रीन एक्स वाई। यहाँ पर ये पॉइंट है आपका जी, ये एफ, या इसको एफ जी ले लो, एफ और जी। यहाँ पर पॉइंट है आपका O1 O2, ये है W डैश, ये है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट W डैश। ये बना लो। O1 O2 को उठा दो। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्क्रीन का पॉइंट P है, इस स्क्रीन के पॉइंट P को और जो लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स को मिलाने वाली रेखा है ये वाली रेखा, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट W डैश को O पॉइंट पे काटती है। कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे काटती है। यानी तिरंगागर के दो भाग हो गए। जो O पॉइंट है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के पोल का कार्य करेगा, ध्रुव का कार्य करेगा। तो एक पार्ट हो गया आपका OW और दूसरा OW डैश। एक पार्ट तो हो गया ये OW, दूसरा हो गया OW डैश, दो पार्ट हो गए। अब इससे निर्गत कटिबंध और इस पार्ट से निर्गत कटिबंध, उनका आयाम P पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो लिखो इसमें सबसे पहले तो जो आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, इसको लाइट सोर्स ही लिख लो, लाइट सोर्स एस। दूसरा है रेक्टेंगुलर स्लिट, स्लिट ए बी। तीसरा स्क्रीन, वह स्क्रीन
स्क्रीन एक्स वाई, स्क्रीन एक्स वाई, तीनों पैरेलल हैं, तीनों समांतर स्थित हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल स्थित हैं। यानी जो कागज है, कागज के तल पर तीनों पैरेलल स्थित हैं। ये हो गया। अब लिखो स्क्रीन के पॉइंट P को, स्क्रीन के पॉइंट P व लाइट सोर्स S को मिलाने वाली रेखा तरंगाग्र को बिंदु O पर काटती है। तो लिखो इसमें पहले तो लिख लो लाइट सोर्स एस से उत्सर्जित सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्लू डैश रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी पर आपतित होता है। रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी पर आपतित होता हुआ, ए बी पर आपतित होता हुआ स्क्रीन पर जाता है, स्क्रीन पर जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इमिट उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित रेक्टेंगुलर स्लिट पर आपतित होगा और रेक्टेंगुलर स्लिट्स पर आपतित होने के बाद स्क्रीन पे जाएगा। अर्थात एस ए को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन के पॉइंट एफ पे मिलती है, एस बी को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन के पॉइंट जी पर मिलती है। लिखो अर्थात एस ए व एस बी को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन के पॉइंट एफ व जी पर मिलती हैं, बिंदु जी व एफ के बीच प्रकाश की तीव्रता होगी, एफ और जी के बीच में प्रकाश की तीव्रता होगी, वह एफ से ऊपर व जी के नीचे प्रकाश की तीव्रता नहीं होगी, यानी प्रकाश की तीव्रता मिनिमम होगी। यहाँ तक लिखो पॉइंट एफ व जी पर मिलती हैं। देखो प्रकाश के रेखीय संचरण के कारण, रेखीय यानी एक रेखा एस एफ और एस जी, प्रकाश के रेखीय संचरण के कारण एफ जी क्षेत्र में तीव्रता समान होनी चाहिए, प्रकाश के रेखीय संचरण के कारण एफ जी क्षेत्र, ये वाला, इस एफ जी क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता समान होनी चाहिए। एफ के ऊपर व जी के नीचे तीव्रता मिनिमम या असमान होनी चाहिए। लिखो चाहिए तथा एफ के ऊपर
एफ के ऊपर तथा जी के नीचे एक समान अंधकार होना चाहिए। जी के नीचे एक समान अंधकार होना चाहिए। यानी प्रकाश रिजुरेखीय संचरण करता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी है, मतलब प्रकाश उस पथ में जाता है जहां दूरी कम हो। तो प्रकाश एफ पर जा रहा है, सीधी दिशा में जा रहा है, जी पर जा रहा है, सीधी दिशा में जा रहा है। तो एफ और जी के बीच में प्रकाश की तीव्रता समान होनी चाहिए और एफ से ऊपर और जी से नीचे तीव्रता का एक समान अंधकार होना चाहिए, तीव्रता कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। परंतु होता क्या है, जो एफ जी क्षेत्र है यहाँ भी तीव्रता का असमान वितरण होता है। तीव्रता मैक्सिमम, मिनिमम या वेरी मैक्सिमम, वेरी मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये हो सकती है, ये होती है। एफ और जी के बीच में तीव्रता का असमान वितरण होता है। अब ये असमान वितरण क्यों होता है, ये डिपेंड करता है जो रेक्टेंगुलर का स्लिट है, उस रेक्टेंगुलर स्लिट का जो एपरेचर है, उस एपरेचर की साइज पर। अगर एपरेचर चौड़ा होगा तो इंटेंसिटी अलग होगी जीएफ क्षेत्र में, और एपरेचर सकड़ा है तो एफ जी क्षेत्र में इंटेंसिटी अलग होनी चाहिए। लिखो, परंतु ऐसा न होकर हमें द्वारक के आकार के अनुसार विवर्तन प्राप्त होता है। द्वारक या इसको कर लो रेक्टेंगुलर स्लिट के छिद्र की चौड़ाई के अनुसार। ऐसा ना होकर पंक्ति परंतु ऐसा ना होकर रेक्टेंगुलर स्लिट के छिद्र की चौड़ाई के अनुसार विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। 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 अर्थात जो विवर्तन प्रतिरूप है वो विवर्तन प्रतिरूप रेक्टेंगुलर की चौड़ाई है, उस रेक्टेंगुलर की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अर्थात विवर्तन प्रतिरूप रेक्टेंगुलर स्लिट की चौड़ाई पर निर्भर करता है। चौड़ाई पर निर्भर करता है। रेक्टेंगुलर स्लिट की चौड़ाई क्या होगी, इस चौड़ाई पे निर्भर करता है। ये लिखो,
नेक्स्ट लिखो, जो डिफ्रैक्शन है वो रेक्टेंगुलर स्लिट की चौड़ाई पे निर्भर करता है। अब चौड़ाई या तो ज़्यादा होगी या चौड़ाई कम होगी, तो इसको हटाते हैं, देख लो एक बार। लाइट सोर्स एस व रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी व स्क्रीन तीनों पैरेलल होंगी, तीनों एक ही तल में स्थित होंगी। लाइट सोर्स एच से उत्सर्जित सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी पर आपतित होता हुआ स्क्रीन पर जाता है। यहाँ से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट उत्सर्जित होता है, ए बी पर आपतित होता है, ए बी से आपतित होता हुआ स्क्रीन पर जाता है। एस ए को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन एस ए व एस बी को आगे बढ़ाने पर स्क्रीन के पॉइंट जी और एफ पर मिलती हैं। अब प्रकाश के रिजुरेखीय संचरण के कारण, ये सीधी लाइन जा रही है एफ तक, ये जा रही है जी तक। तो प्रकाश के रिजुरेखीय संचरण के कारण जो एफ जी क्षेत्र है, इस एफ जी क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। प्रकाश के रिजुरेखीय संचरण के कारण एफ जी क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता एक समान होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, अलग अलग होती है। डिपेंड करता है इस जो ए बी है रेक्टेंगुलर स्लिट का जो छिद्र है इसकी चौड़ाई के ऊपर, और एफ जो जी है, जी से ऊपर और जी से नीचे व एफ से ऊपर तीव्रता नहीं होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए। लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण वहाँ भी होता है, तीव्रता होती है, और जी से नीचे भी होती है, तीव्रता होनी चाहिए। एफ के ऊपर जी के नीचे एक समान अंधकार होना चाहिए, परंतु ऐसा ना होकर रेक्टेंगुलर स्लिट की छिद्र की चौड़ाई के अनुसार विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। अर्थात विवर्तन प्रतिरूप है वो रेक्टेंगुलर की चौड़ाई पे डिपेंड करता है। अब हेडिंग डालो, चौड़े द्वारक द्वारा विवर्तन। इसको भी हटा देता हूं। हेडिंग डालो, चौड़े द्वारक द्वारा विवर्तन। पहला है इसमें डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर वेव, चौड़े द्वारक द्वारा विवर्तन। चौड़े द्वारक द्वारा विवर्तन यानी जो रेक्टेंगुलर स्लिट है, इस रेक्टेंगुलर स्लिट का जो छिद्र है ए बी वो चौड़ा है। अब क्या होगा, चौड़ा है तो स्क्रीन का पॉइंट पी और एस, इसको मिलाने वाली रेखा तरंग सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को ओ बिंदु पे काट देगी। एक तरंगाग्र का भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अब इनका आयाम है, उस आयाम का योग पी बिंदु पर परिणामी आयाम होगा। तो लिखो इसमें लिखो जब रेक्टेंगुलर स्लिट के एपरेचर का आकार बढ़ा ले, आकार बड़ा होता है तो
पॉइंट P पर परिणामी आयाम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश के कारण होता है। परिणामी आयाम जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है डब्ल्यू डैश उसके कारण होता है। परिणामी आयाम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के आयाम के कारण होता है। स्क्रीन के पॉइंट P व लाइट सोर्स S को मिलाने वाली रेखा लाइट सोर्स S को मिलाने वाली रेखा तरंगागर को O बिंदु पर काटती है। O बिंदु पर काटती है अर्थात पॉइंट O तरंगागर डब्ल्यू डैश का ध्रुव होता है। पॉइंट O तरंगागर डब्ल्यू डैश का ध्रुव बन जाएगा। अतः स्क्रीन के पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तरंगागर के भाग OW व तरंगागर के भाग OW डैश के कारण होगा। अतः स्क्रीन के पॉइंट P पर रिजल्टेंट परिणामी आयाम हेलो अभी कॉल करूँ वापस। परिणामी आयाम तरंगागर के भाग OW व अतः स्क्रीन के पॉइंट P पर परिणामी आयाम तरंगागर के भाग OW व OW डैश के कारण होगी। OW डैश के आयाम के बराबर होगी आयाम के योग के बराबर होगी। ये हो गया। जब रेक्टेंगुलर स्लिट के एपरेचर का आकार बड़ा होता है तो P पॉइंट पर परिणामी तीव्रता सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के आयाम के बराबर होती है या उसके कारण होती है। स्क्रीन के पॉइंट P व लाइट सोर्स को मिलाने वाली रेखा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश को पॉइंट O पर काटती है। तो O क्या बन गया? O इस डब्ल्यू डैश का ध्रुव बन गया। पॉइंट O है वो O इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डब्ल्यू डैश का ध्रुव बन गया। मतलब दो भागों में बांट रहा है, एक OW दूसरा OW डैश, दो भागों में बांट रहे हैं। तो पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? इसके कारण जो आयाम होगा वो और इसके कारण जो आयाम होगा वो, उन दोनों का योग पॉइंट P पर परिणामी एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब परिणामी एम्पलीट्यूड आ जाएगा यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो उससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे। यहाँ तक लिखो आयाम के बराबर है
अब जो आपका ओ डब्ल्यू है, इसका एम्पलीट्यूड, चौड़ाई ज़्यादा है तो निर्गत कटिबंध ज़्यादा होंगे, तो R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 ये होंगे। यहाँ से भी यही होंगे, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4। इतने ही कटिबंध इधर से निर्गत होंगे। तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? तो देखो, पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर परिणामी आयाम यह आ जाएगा OW का आयाम, OW का आयाम प्लस OW डैश का आयाम। OW का और OW डैश का आयाम इसको बताते हैं R से। तो R अपने पास क्या आ गया? OW का आयाम, OW का आयाम है R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डॉट डॉट डॉट, इधर से माइनस प्लस आएगा ना, इधर से प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा। अब इसको अपन ने सॉल्व किया था, ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फेज डिफरेंस होता है पाई का, फेज डिफरेंस पाई का, या पथांतर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का, तो इसलिए माइनस आ रहा है। इसको सोल्व किया था, तो इसको सोल्व अपन ने कैसे किया था? R1/2 प्लस R1/2, ये तो R1 हो गया, माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2 माइनस R4, ऐसे ही इसको लिख लेंगे, ऐसे ही इसको लिख लेंगे, R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2, ऐसे ही इसको लिख लेंगे। यहाँ पर इसको ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि R2 जो R2 है वो R2 क्या हो जाएगा? R2 होता है R1/2 प्लस R3/2, ये होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ से ये जीरो हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से बचेगा R1/2 यहाँ से आया और R1/2 यहाँ से आ गया, तो कितना हो गया? R, तो परिणामी आयाम आ गया R इज इक्वल टू R1, ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P। पॉइंट P है उस पर परिणामी आयाम। अब आयाम आ गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, यानी आई होगी R स्क्वायर, R का मान है R1, तो R1 स्क्वायर ये हो जाएगी I1 स्क्वायर, यानी I का मान आ गया I1 स्क्वायर थोड़े आएगा, I1 आएगा। I का मान आ गया I और R का मान आ गया R1। ये है आपकी मैक्सिमम P पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। उतारो इसको मैक्सिमम मत लिखो, ये जितने पहले कटिबंध की होती है उतनी ही होती है। पहले कटिबंध का आयाम वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
पहले कटिबंध की तीव्रता आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो अपने पास ये डायग्राम आ गया। इंटेंसिटी सेम आ रही है यहाँ पर, तो पहले कटिबंध की डायग्राम बना लो। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया P, पॉइंट P, ये हो गया F, ये हो गया G। यहाँ पर ये आपकी इंटेंसिटी I, यहाँ पर इंटेंसिटी, यानी P बिंदु के इधर जाएंगे, P बिंदु के आसपास या इस वाले रीजन में इंटेंसिटी और आयाम तीव्रता एक समान। इसको भी तीव्रता ये बना लो। यहां पर देखो पॉइंट P पर तीव्रता एक समान रहती है, लेकिन पॉइंट F और पॉइंट G पर तीव्रता चेंज हो रही है। तीव्रता चेंज हो रही है तो लिखो पॉइंट P के आसपास तीव्रता एक समान रहती है। पॉइंट P के आसपास तीव्रता एक समान रहती है, परंतु G व F पर तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है।
एफ व जी पर तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। अब ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? अब ये परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये ए और ये बी, जो ए और बी एपरेचर है वो ए और बी एपरेचर स्ट्रेट एज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। स्ट्रेट एज, अपना जो पिछला टॉपिक था, उस स्ट्रेट एज की तरह बिहेवियर करने लग जाते हैं। इस कारण पॉइंट एफ और पॉइंट जी पर तीव्रता परिवर्तित होती है। परिवर्तन एफ व जी में परिवर्तन ए व बी या स्ट्रेट एज के सम्मिलित व्यवहार के कारण होता है। व्यवहार के स्ट्रेट एज, यहाँ लिखना ए व बी, स्ट्रेट एज ए व बी लिख लेना। यहाँ पर लिखना है ए व बी। परिवर्तन स्ट्रेट एज ए व बी के सम्मिलित व्यवहार के कारण होता है। यहाँ तक लिखो। अब संकीर्ण द्वारक क्षेत्र संकीर्ण द्वारक द्वारा विवर्तन। संकीर्ण द्वारक मतलब जो ए बी है, ए बी का मान कम मान लेंगे, तो इसमें लिखूं संकीर्ण द्वारक द्वारा दूसरा लिखो संकीर्ण द्वारक द्वारा विवर्तन। संकीर्ण द्वारक द्वारा विवर्तन। अब जो ए बी द्वारक है, ये वाला ए और बी, ये आपका ए था, ये आपका बी था। इस ए बी द्वारक को संकीर्ण ले तो इससे सीमित संख्या में अर्धावर्ती कटिबंध निकलेंगे। इसको छोटा ले तो सीमित संख्या में अर्धावर्ती कटिबंध निकलेंगे। सीमित संख्या कैसे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, कम संख्या में अर्धावर्ती कटिबंध निकलेंगे। तो लिखो
यदि ए बी एपरेचर को संकीर्ण ले तो, यदि ए बी एपरेचर को संकीर्ण ले तो, ए बी एपरेचर को संकीर्ण ले तो उससे सीमित संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं बाहर निकलेंगी। सीमित संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत होंगी। यदि ए बी एपरेचर को संकीर्ण ले तो उससे सीमित संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत होंगी। अतः पॉइंट पी पर तरंगागर के भाग OW है। अतः पॉइंट P पर तरंगागर के भाग OW है। तरंगागर P पर आयाम, पॉइंट P पर परिणामी आयाम, तरंगागर के भाग OW व दूसरा भाग OW डैश के आयाम का योग होगा, के आयामों का योग होगा। अर्थात पॉइंट P पर आयाम अर्थात P पर परिणामी आयाम इज इक्वल टू OW का आयाम प्लस OW डैश का आयाम, OW का आयाम और OW डैश का आयाम, ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि OW से या जो छेद है, इस छेद से एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं निर्गत हो तो क्या होगा, 2 हो तब क्या होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सम हो, विषम हो, तब पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है। इसमें लिखो यदि एपरेचर से इसमें लिख लो, यदि एपरेचर से एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका उत्सर्जित हो तो, यदि एपरेचर से एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका उत्सर्जित हो तो पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर परिणामी आयाम यदि एपरेचर से एक अर्धावर्ती अर्धपट्टिका उत्सर्जित हो तो पॉइंट P पर परिणामी आयाम क्या होगा, R। ये होगा OW के कारण R1 प्लस OW डैश के कारण R1, OW के कारण और OW डैश के कारण, तो ये हो गया 2R2 2R1 हो जाएगा ना। ये है OW के कारण, ये OW डैश के कारण, तो पॉइंट P पर परिणामी आयाम हो गया आपका 2R1।
तीव्रता या इसको ऐसे लिख लो, आयाम टू R1। तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता को बताते हैं I से, तो ये हो जाएगी R², R का मान है 4R1², ये हो जाएगी आपकी 4I1, यानी तीव्रता आ गई यहाँ से अपनी, I का मान आ गया 4I1, ये एम्पलीट्यूड आ गया और ये इंटेंसिटी आ गई। अब वहाँ तो आ रही थी आपकी I1 और R1, यहाँ पर क्या आ रहा है 4R1 और 4I1 और 2R1, यानी ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी जब संकीर्ण एपरेचर होगा तब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। लिखो यहाँ तक, फिर अब दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित करवाते हैं। लिखो इसमें लिखो, यदि दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित हो, यदि द्वारक से दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित हो, द्वारक से दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित हो, यदि दो द्वारक है ए बी, इस द्वारक से दो अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित हो, यानी OW से भी दो और OW डैश से भी दो हो, तो पॉइंट P पर परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, R हो जाएगा OW प्लस या OW के कारण प्लस OW डैश के कारण, दो हैं तो OW के कारण R1 माइनस R2 प्लस ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ये दोनों होते हैं लगभग बराबर। अपन R/2 कब करते हैं, जब कटिबंधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो अपन करते हैं R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 प्लस माइनस R6, ये ज़्यादा हो तब अपन बाई 2 करते हैं, R1/2, या तब जो एम्पलीट्यूड आता है वो R1/2 आता है। अब यहाँ तो सीमित संख्या में कटिबंध हैं या सीमित संख्या में अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं हैं, तो उनका जितना एम्पलीट्यूड होगा वो ही लेंगे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, या इसको ऐसे ना करके ये कर लो 2R1 माइनस 2R2, 2 ले लिया बाहर, R1 माइनस R2 कैंसिल आउट R1 माइनस R2, तो R1 का मान आ गया 0 मतलब मिनिमम। तो तीव्रता कितनी आ गई, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये भी आ गई 0, यानी मिनिमम। R का मान 0,
आई का मान 0, ये आ गया मिनिमम। अब यहाँ तक लिखो। अब देखते हैं 3 अर्धावर्ती अर्धपट्टी कहीं उत्सर्जित हो तब बताओ। देखिए इसको सोल्व करो 3 के लिए। द्वारक से 3 अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित हों तब पॉइंट P पर परिणामी आयाम, तब पॉइंट P पर परिणामी आयाम, पॉइंट P पर परिणामी आयाम, यानी 3 इधर से और 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से, तो आयाम हो गया आपका P। ये OW के कारण और OW डैश के कारण, OW के कारण और OW डैश के कारण R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यह R2 लगभग बराबर है R3, यहाँ R2 लगभग बराबर है R3, तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों लगभग बराबर हैं। तो अपने पास क्या आया? अपने पास मान वही आ गया 2R1, 2R1, अपने पास मान 2R1, या इसको 2R1 ना करके ये लिख लो R1 R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो बराबर ही है। R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, यानी R1 R2 R3, दो का जोड़ा, R1 लगभग बराबर है R2 R3 लगभग बराबर है। R1 R3 लगभग बराबर नहीं होगा, इनमें डिफरेंस होगा। तो अपने पास आ गया 2R3, 2R3, तीव्रता आ गई 4I3, 4I3, ये आ गया R का मान। अब मैं जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, इस पॉइंट P को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, यहां पर कितनी आ रही है? 3 यहां पर, 3 यहां पर। पॉइंट P को थोड़ा सा ऊपर ले गया तो 2 यहां पर, 4 यहां पर, और ऊपर ले गया 1 यहां पर, 5 यहां पर, ऐसे होता जाएगा। तो लिखो पॉइंट P को इसी में लिखना है 3। पॉइंट P को ऊपर की ओर विस्थापित करने पर पॉइंट P को ऊपर की ओर विस्थापित करने पर
विस्थापित करने पर तरंगागर के आधे भाग से दो अर्ध तरंगागर के आधे भाग या ऊपरी आधे भाग और डब्ल्यू के कारण दो अर्धावर्ती पट्टिकाएं अर्धपट्टिकाएं दो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं तथा शेष आधे भाग और डब्ल्यू डैश के कारण चार अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं इसमें लिख लो अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं भाग और डब्ल्यू के कारण अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या में कमी होगी तथा OW डैश के कारण अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। मतलब यहां से अब 2 और यहां से 4, अर्थात OW डैश से 2 और OW डैश से 4 अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं मानी जाएंगी। अर्थात OW डैश से 2 तथा OW डैश से 4 अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं मानी जाएंगी। अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं मानी जाएंगी। अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं मानी जाएंगी। यानी ये हो जाएगा अतः पॉइंट P पर परिणामी आयाम क्या हो जाएगा? R। तो R हो जाएगा OW के कारण व OW डैश के कारण OW डैश के कारण कितनी? 2 R1 माइनस R2, यहाँ पर 4 R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आयाम हो गया, अब ये आयाम है न्यूनतम, क्योंकि पहले क्या आ रहा था? इससे पहले आ रहा था अपना 2R1, या उसको अपन ने कर लिया था 2R3 पहले आ रहा था जब ये पॉइंट यहीं था। 2R1 या 2R3। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ लगभग 0 आ रहा है, यहाँ लगभग, तो ये है आपका मिनिमम क्यों है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मिनिमम आ रहा है। R मिनिमम और I भी क्या आ रहा है? मिनिमम। R मिनिमम आ रहा है, I मिनिमम आ रहा है। अब थोड़ा सा और विस्थापित कर दूं,
थोड़ा सा और विस्थापित कर दूं तो ओ डब्ल्यू डैश के कारण ओ डब्ल्यू के कारण 1 और ओ डब्ल्यू डैश के कारण 5। लिखो यहां तक। इसमें लिखो, इसी में लिखेंगे पॉइंट पी को थोड़ा और ऊपर ही विस्थापित करने पर, पॉइंट पी को थोड़ा और ऊपर विस्थापित करने पर पॉइंट पी को थोड़ा और ऊपर विस्थापित करने पर, थोड़ा और ऊपर विस्थापित करने पर, विस्थापित करने पर थोड़ा विस्थापित और कर दिया, थोड़ा और विस्थापित कर दिया, तब OW के कारण 1 व OW डैश के कारण 5 अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित होंगी। कारण 5 अर्धावर्ती अर्धपट्टिकाएं उत्सर्जित मानी जाएंगी, उत्सर्जित मानी जाएंगी। अतः यानी अब यहाँ पर क्या हो गया, पहले मान लो यहाँ पर था, अब मैं इसको यहाँ कर दूँ तो यहाँ 1 और इससे 5, OW डैश से 5 और OW से 1 मानी जाएंगी। अतः पॉइंट P पर परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, P पर OW के कारण और OW डैश के कारण, OW के कारण R1, OW डैश के कारण, OW के कारण तो R हो गया, OW डैश के कारण हो गया आपका R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5। यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, R1 प्लस R5। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो अभी था, अभी पहले आया था इसके, उससे ज़्यादा आ रहा है, उससे ज़्यादा, तो ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम। और जो I है वो I भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है जैसे जैसे पॉइंट P से ऊपर की ओर चलते हैं तो तीव्रता एकांतर रूप से अधिक, ज़्यादा और कम होती जाएगी। पॉइंट P से जैसे जैसे ऊपर की तरफ या जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो तीव्रता एकांतर क्रम में चेंज होती जाएगी, यानी एकांतर क्रम में ज़्यादा कम होती जाएगी। लिखो, ये लिखो, इसके बाद लिखते हैं
दूसरा लिखो, अतः पॉइंट P से ऊपर या नीचे जाने पर तीव्रता एकांतर रूप से कम व ज़्यादा होती जाती है। अतः पॉइंट P से ऊपर या नीचे जाने पर तीव्रता एकांतर रूप से जाने पर आयाम व तीव्रता पॉइंट से ऊपर या नीचे जाने पर आयाम व तीव्रता एकांतर रूप से अधिकतम और न्यूनतम होती जाती हैं। अधिकतम व न्यूनतम होती जाती हैं। डायग्राम बना लो। यह आपका पॉइंट P है, यह पॉइंट P है, यह है आपका G और यह आपका F। यह पॉइंट आपका P, यह आपका F और यह है आपका G। इधर है आपका इंटेंसिटी I, इधर है आपकी दूरी। P से जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे G की तरफ इंटेंसिटी कम होती जाएगी और P पे मैक्सिमम होती है। तो यह आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट कंप्लीट हो गया। डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट कंप्लीट हो गया। यहाँ पॉइंट P पर जब जो आपका एपरेचर संकीर्ण हो, नैरो हो, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे G और F की तरफ जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जाती है। वहाँ पर क्या था, इंटेंसिटी P पर कांस्टेंट थी और G F पर चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपका A और B ये स्ट्रेट एज बन जाते हैं। इसको कंप्लीट करना नेक्स्ट इसका कल देखेंगे।